पूरा गांव नींद के आगोश में समाया था और काली घबराई हुई थी। उसे कुछ समझ नहीं आ रहा था। साथ ही उस समय उसकी शक्तियां भी उसका साथ नहीं दे रही थी। तभी वो हाथ जोड़कर प्रार्थना करती हुई कहती है, हे प्रभु, ये कैसी विपदा है, कृपया करके मेरा मार्गदर्शन करें। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। काली के मंत्र पढ़ते ही अचानक से बिजली कड़कती है और बादलों के बीच से एक हल्की सी रोशनी चमकती है। तभी काली के सामने गौरी आ जाती है। गौरी, मेरी बहन तू? काली तो इस तरह कमजोर नहीं पड़ सकती। ये कमजोर पड़ने का समय नहीं है। तू गांव वालों की रक्षक है। अपनी हिम्मत को इस तरह मत खो काली। गौरी, गांव वालों और माँ की ये हालत मुझसे देखी नहीं जा रही और मेरी शक्तियाँ भी काम नहीं कर रही। ऐसे में मैं क्या करूँ, कैसे करूँ, मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा। गौरी, मैं कुछ समझ नहीं पा रही। काली, तू क्यों हर बात पर रोने लगती है? तेरे पास अपार शक्तियाँ हैं और वो तभी काम करती हैं जब तेरे अंदर डर की जगह साहस होता है। अगर मैं होती तेरी जगह तो रोने की बजाय मैं अपनी सारी शक्तियों से गांव वालों को होश में लाने की कोशिश करती। बंद कर ये रोना धोना। गौरी की कही बातों से काली के अंदर हिम्मत आती है और वो अपने आंसुओं को पोंछ कर कहती है, तू सही कह रही है गौरी, मुझे कमजोर नहीं पड़ना है। मैं कमजोर नहीं पड़ सकती। मुझे कैसे भी गांव वालों को होश में लाना ही होगा और पता करना होगा कि आखिर यहाँ हुआ क्या था। काली, आज पूर्णिमा की रात है। एक बार गांव वाले अगर होश में आ गए तो ध्यान रहे उनमें से कोई सोने ना पाए, क्योंकि होश में आने के बाद अगर गांव में से कोई भी रात के समय सो गया तो वो हमेशा के लिए सो जाएगा। इतना कहकर गौरी गायब हो जाती है और गौरी की बातों को दिमाग में रखते हुए काली खुद को शांत करती है और एक बार फिर से अपने हाथों को देखते हुए चुटकी बजाती है और नकाब वाली के रूप में आ जाती है। तभी वो अपनी आंखें बंद करके अपनी सभी शक्तियों का एक साथ संचार करके उन्हें एकत्रित करती है और अपने दोनों हाथों को उठाती है। उसकी दोनों हथेलियों पर एक अतरंगी रोशनी का गोला चमकने लगता है, जिसे वो जोड़ते हुए गांव वालों की तरफ फेंकती है और वो अतरंगी रोशनी सभी गांव वालों के शरीर में समाहित हो जाती है। अब धीरे धीरे गांव वालों को होश आने लगता है। अरे, हमारा सर इतना भारी काहे हो रहा है भाई? ऐसा लगता है किसी ने हमारे सर पर ईंटों से वार किया। क्या हो रहा है यहाँ? ये सर दर्द। अरे दैया, सुबह हो गई का? इस सर काहे घूम रहा है हमरा? नकाब वाली, तुम यहाँ? सभी गांव वाले होश में आने के बाद नकाब वाली को अपने सामने देखते हैं तो हैरान रह जाते हैं। नकाब वाली बिटिया, तुम इतनी रात को यहाँ अचानक कैसे? अले तलपन ताता, आपने नकाब वाली तो भी दावत पर बुलाया तात्या। पहले बोलते हम दो पुली बतातन लगते, लाइता भी खत्म हो गया। अरे दैया, दावत? हम सब तो दावत खा रहे थे ना, फिर अचानक सो कैसे गए? हाँ भाग्या आंटी, आप सही कह रही हैं। दावत खाने के बाद क्या हुआ क्या नहीं मुझे कुछ याद ही नहीं आ रहा। और अभी हम सब एक साथ उठ रहे हैं और नकाब वाली का यहाँ इस समय पर होना, कुछ तो गड़बड़ है। गांव वाले हैरानी से एक दूसरे से सवाल किए जा रहे थे। तभी नकाब वाली सभी को शांत करते हुए कहती है, आप सब लोग शांत हो जाइए। दावत का खाना खाने के बाद आप लोगों का ये हाल हुआ, यानी दावत के खाने में जरूर कुछ ऐसा था जिससे आप सभी बेहोश होकर बेसुध पड़े थे। हे भगवान, सरपंच जी की दावत के खाने में ऐसन का मिलाया था और किसने? इस बारे में हमको कैसे पता होगा? वो खाना तो हमने खुद भी तो खाया था, तभी तो हम भी तो सबके साथ बेहोश रहे थे। सभी यहाँ मौजूद हैं सिवाय रज्जो के। आखिर ये रज्जो है कहाँ? और जब भी गांव वालों पर कोई मुसीबत आती है तो ये लड़की उस जगह नहीं होती, ऐसा क्यों? लेकिन काली और रज्जो तो यहाँ है ही नहीं। तो मेरे डांटने पर बिना खाना खाए ही वो यहाँ से चली गई थी, तो वो अपने ही घर होगी। हाँ, और हमारी रज्जो बिटिया भी काली के जाने के कुछ देर बाद ही सर दर्द का शिकायत करके सोने चली गई। मुझे यहाँ से अभी जाना होगा, लेकिन आप लोग सुबह होने तक एक साथ यहीं रहें तो बेहतर होगा। और ध्यान रहे कि सुबह होने तक आप लोगों में से कोई भी सोना नहीं चाहिए, क्योंकि जो सुबह होने तक सो गया वो हमेशा के लिए सो जाएगा। नकाब वाली, तुमको पता भी है तुम ये क्या कह रही हो? सचिव जी, हमें नहीं पता कि आखिर ये कर कौन रहा है। अगर आप लोग फिर से सो गए
तो कोई हादसा भी हो सकता है या किसी गांव वाले की जान खतरे में भी पड़ सकती है। और मुझे पता करना है कि आखिर कौन गांव वालों को नुकसान पहुंचाने की कोशिश कर रहा है। इसलिए फिलहाल आप लोग मेरी बात मानिए। हाँ, हम वैसे ही करेंगे जैसे तुम कह रही हो नकाब वाली। क्या? वैसे भी अभी तो हम बेहोशी से उठे हैं, फिर से सोकर हमेशा के लिए सोने का इरादा ना ही है हम सबका। हे महादेव, ये गांव वाले बोल तो रहे हैं कि सोएंगे नहीं, लेकिन एक के बाद एक उबासी ले रहे हैं। इनकी रक्षा करना। तभी काली चुटकी बजाकर वहाँ से गायब हो जाती है और गुलशन के घर के अंदर आती है, जहाँ वो हर जगह रज्जो को ढूंढती है, लेकिन रज्जो को वहाँ न पाकर काली कहती है, मेरा शक सही था, रज्जो यहाँ नहीं है। यहाँ नहीं, उसने झुमरी काकी को झूठ कहा। जरूर कुछ तो बात है, पता लगाना होगा। अब बहुत जरूरी हो गया है। वो दावत के समय भी नहीं थी, ना ही वो गांव वालों के साथ बेहोश हुई। और इधर रज्जो का अपने घर में ना होना काली के मन में उसके लिए शक पैदा करता है। तो वहीं घर के बाहर बैठे सभी गांव वाले बातें करते हुए कोशिश करते हैं कि किसी को नींद न आए, लेकिन नितिन आलस के मारे अपनी पलकें झपकाते हुए बगल में बैठी भाग्या के कंधे पर अपना सर रखने जा ही रहा था कि तभी भाग्या वहां से हट जाती है और नितिन जमीन पर गिर पड़ता है। तो भाग्या उसके सर पर एक जोर से मारते हुए कहती है, कहा रे, तुझ पर नींद का भूत सवार हो गया है जो ऐसे झपकियां ले रहा है। कान खोल के सुन ले, अब अगर सोने की कोशिश किया ना तो जलता कोयला तेरे मुंह में रख देंगे, सब नींद भाग जाएगी। माँ, मैं तो दबतियाँ ले लाऊं, वो तो मुझे तत्तल आ रहे थे। वो मैंने दंते ना तू थाया नहीं था, बट पंदला पुलियां थाई थी तो तोली थी तमदोली हो गई है। दे तो माँ, नील तहते अपनी आंखें पतल तल बैठा है। अरे वाह, नील तो एकदम ही रात का उल्लू जैसे आग फाड़े बैठा है। अरे कृपया करके आप सब शांत तो हो जाएं। वैसे इस गांव में पता नहीं क्या चलता है, मुझे समझ ही नहीं आता। कभी कोई डॉक्टर बाबा बन जाता है, कोई लड़की बहरूपिया बन जाती है। इसका नाम किशनगढ़ नहीं मिस्ट्रीगढ़ होना चाहिए था। और इनको देखो, ऐसे समय पर इनकी नौटंकी ही खत्म नहीं हो रही। अरे झुमरी, तुम कहाँ चली अब? वो घर के अंदर जा रहे हैं, रज्जो बिटिया को देख लें एक बार, हम अभी आते हैं। झुमरी की ये बात घर के अंदर खड़ी काली सुन लेती है और तुरंत चुटकी बजाकर वहाँ से गायब हो जाती है। वहीं झुमरी घर से घबराते हुए बाहर आकर कहती है, रज्जो घर में नहीं है। रज्जो के बाबा, हमको बहुत चिंता हो रही है। कहा? रज्जो घर में नहीं तो कहाँ गई? किसी ने हमारी फूल सी बच्ची को उठा तो नहीं लिया? आपकी बेटी को कोई नहीं उठा सकता सरपंच जी। कुछ देर पहले आंटी आपने ही तो कहा था कि रज्जो घर में सो रही है। हाँ, लेकिन अभी वो घर में नहीं है। हे मैया, ना जाने रज्जो कहाँ होगी। अभी तो वो इस गांव में आई है, उसको तो कुछ पता भी नहीं है गांव के बारे में। वो किसी मुसीबत में न पड़ जाए। हमरी रज्जो, हाय हमरी रज्जो। रज्जो बिटिया अचानक कहाँ जा सकती है? हे भगवान, हमारी बेटी की रक्षा करना। अरे कोई हमरी रज्जो को ढूंढो, ना जाने गांव की कौन सी तंग गली में खो गई है। नाना ताती, लद्दो तंदली में नहीं तो तत्ती, उतनी तो मेली तला तोंदो है। चुप कर बे बुड़बक, ऐसा गंभीर माहौल में भी तुमको मजाक सूझ रहा है? हमें रज्जो को ढूंढना चाहिए। और दुर्गा आंटी, आप भी एक बार घर जाकर काली को देख लीजिए, कहीं वो भी गायब ना हो गई हो। वैसे भी मुसीबत काली के पास नहीं आती, काली खुद मुसीबत के पास जाती है। ये बातें चल ही रही थी कि तभी काली सामने से चलती हुई वहाँ आती है। तो उसे देखकर भाग्या कहती है, ओ मेरे गॉड जी, करिया कहाँ गायब हो सकत है? वो तो यहाँ ही प्रकट हो गई। ओ देखो। क्या हुआ? आप लोग इतने परेशान क्यों हैं? और कृष, क्या बोल रहे थे मेरे बारे में तुम? और झुमरी काकी, आप इस तरह रो क्यों रही हैं? काली, रज्जो गायब है, वो अपने घर में नहीं है। होगी भी कैसे, वो तो मेरे साथ है। जब मैं गुस्से में यहाँ से गई थी तो वो मुझे रास्ते में मिल गई और फिर बातें करते करते वो मेरे घर ही सो गई। आप लोग खामखा चिंता कर रहे हैं, आप लोग यहीं ठहरिए, मैं उसे लेकर आती हूँ।
काली अब रज्जो को ढूंढने के लिए निकल जाती है। काली रज्जो को ढूंढ ही रही थी कि तभी उसके पैरों के नीचे कुछ आता है। काली जैसे ही अपने पैरों को हटाकर नीचे देखती है तो उसके पैरों के नीचे कुछ और नहीं बल्कि एक कड़ा था। काली अब उस कड़े को उठाती है और उसको अपने हाथों में लिए उसे देखते हुए खुद से कहती है, ये कड़ा तो मैंने रज्जो को पहने देखा था जब मैं पहली बार उससे टकराई थी, पर ये यहाँ कैसे? कहीं रज्जो किसी मुसीबत में तो नहीं? काली अब रज्जो को आवाज लगाते हुए भागने लगती है। वो भाग ही रही थी कि तभी उसको रज्जो के इयररिंग दिखाई पड़ते हैं और वो उनको अपने हाथ में लेते हुए कहती है, ये झुमके तो रज्जो के ही हैं। ये सब इस तरह से क्यों पड़े हुए हैं? इससे ये साफ जाहिर हो रहा है कि रज्जो किसी मुसीबत में है। मुझे जल्दी उसे ढूंढना होगा क्योंकि मुझे अभी सिर्फ उस पर शक है। लेकिन क्या पता रज्जो ऐसी हो ही ना जैसा मैं उसे समझ रही हूँ। हे भगवान, रज्जो की रक्षा करना। काली अब रज्जो की तलाश में आगे की तरफ निकल जाती है और वो उसको ढूंढते ढूंढते वहाँ पहुँच जाती है जहाँ उसने जाने की कभी कल्पना तक नहीं की थी। अब जैसे ही काली उस जगह पर अपने कदम रखती है वैसे ही चारों तरफ एक हरे रंग की रोशनी निकलती है। तभी काली की सांसें अचानक थम जाती है, मानो काली को वहाँ कुछ पल के लिए सांस ही नहीं आ रही थी। कुछ देर बाद काली खुद को संभालती है और अपने चारों तरफ देखती है, पर उसको वहाँ पर सिवाय अंधेरे के कुछ नजर नहीं आता। दूर दूर तक सिर्फ अंधेरा ही अंधेरा था। देख ले, अब तू कहाँ और किस मोड़ पर आ खड़ी हो गई है। तू ऐसे मोड़ पर है जहाँ पर ना तो तेरा कोई अपना तेरे साथ खड़ा है और ना ही तुझे तेरी मंजिल मिल रही है। कौन हो तुम और ये तुम क्या बोले जा रहे हो? क्या हुआ, तू मुझे पहचान नहीं पाई? याद कर, इसी जगह पर तूने मेरा अंत किया था। देख, आज मैं वापस आ गया हूँ। तेरा दुश्मन खोपड़ी वापस आ गया गांव में अपनी मौत का बदला लेने। अब मैं तेरे साथ साथ तेरे पूरे गांव वालों को तबाह कर दूंगा। कोई नहीं बचेगा यहाँ। खोपड़ी? पर तुम जिंदा कैसे हो सकते हो? तुम्हारा तो अंत मैंने किया था, फिर कैसे तुम? ठीक वैसे ही जैसे हर बार तू अपने इस किशनगढ़ को बचाने के लिए आ जाती है, उसकी रक्षक बनकर। तू अपनी तुलना मुझसे ना ही करे खोपड़ी तो ज्यादा अच्छा है, क्योंकि भगवान भी उसका ही साथ देता है जो सच्चा हो, और तुम जैसों का अंत करने के लिए मैं यहाँ आई हूँ। मेरा जन्म ही तुम जैसे शैतानों को खत्म करने के लिए हुआ है। तू मेरा कुछ नहीं बिगाड़ सकती है नकाब वाली। तूने पिछली बार तो मेरा अंत कर दिया था, पर अब नहीं, क्योंकि अब मैं नई शक्ति और नए शरीर के साथ आया हूँ। काली भी अपनी शक्तियों का इस्तेमाल करने की सोचती है। तभी खोपड़ी अपने मुंह से बीज निकालते हुए हमला करना शुरू कर देता है। वो अपने मुंह से इतने सारे बीज निकालने लगता है कि काली का बच पाना मुश्किल था, पर फिर भी काली अपने हाथों से एक लाल रंग की रोशनी निकालती है और उस रोशनी द्वारा खोपड़ी पर वार कर देती है। काली के वार करते ही खोपड़ी वहाँ से गायब हो जाता है और एक बार फिर खोपड़ी काली के ऊपर वार करने के लिए उसके सामने प्रकट होता है और अपने मुंह से वो एक बार फिर बीज निकालकर काली पर वार करता है। आखिर ये किस तरह से मुझ पर वार कर रहा है? मुझे इसे मुंह तोड़ जवाब देना ही होगा। काली अब गुस्से में अपनी आंखें बंद करती है, जिसके बाद वो अपने हाथों को ऊपर उठाकर कुछ मंत्रों का उच्चारण करती है। वो खोपड़ी कहाँ गया? वो अचानक गायब कैसे हो गया? और मैं तो यहाँ रज्जो को ढूंढते हुए आई थी, लेकिन वो यहाँ कहीं भी नजर नहीं आ रही। कहीं खोपड़ी ने उसे कोई नुकसान तो नहीं पहुँचा दिया? नहीं नहीं, ये नहीं हो सकता। काली के मन में कई सारे सवाल चल रहे थे। तभी काली की गर्दन में अचानक दर्द होता है और वो अपनी गर्दन को पकड़कर खुद से कहती है, आखिर मुझे गर्दन में इतना दर्द क्यों हो रहा है? नहीं काली, ये वक्त अपने दर्द पर ध्यान देने का नहीं है, रज्जो को तलाश करने का है। अचानक ही कुछ देर में काली की आंखों के सामने अंधेरा छा जाता है, पर वो खुद को जैसे तैसे संभालते हुए वहां से चली जाती है।
काली अब सभी के पास आकर बैठ जाती है। सभी गांव वालों की आंखों में नींद तो थी, पर कोई भी गांव वाला सो नहीं रहा था। ये देखकर काली कुछ बोलती उससे पहले ही दुर्गा काली से कहती है, काली, कहाँ रह गई थी तू? माँ, मैं रज्जो को ही लेने गई थी, पर काली अब आगे कुछ बोलती उससे पहले ही भाग्या बीच में बोल पड़ती है। ए करिया, का अपनी माँ के कानों में खुसर फुसर कर रही है? अरे हम सभी लोग भी तो यहाँ बैठे हुए हैं ना, तू हमसे भी जरा अपनी बातें बतिया ले। नहीं, वो तो मैं बस माँ से पूछ रही थी कि रज्जो। अरे वो तो तभी आ गई थी जब तू को भेजी, बल्कि तू ही अभी आई है। रज्जो तो कब की आ गई। मैंने रज्जो को भेजा? लागत है करिया का दिमाग सठिया गया है। अरे भूल गई का तू? हम सभी लोगन को तो यही कह के गई थी ना कि रज्जो तेरे घर पर सो रही है और तू को लेने गई थी। जब तू गई तब रज्जो वापस यहाँ आ गई। ऐसा कैसे हो सकता है? मैं तो रज्जो से मिली ही नहीं। अगर मैं रज्जो से मिली नहीं तो फिर रज्जो यहाँ कैसे? काली अब बहुत से सवालों के जाल में उलझ चुकी थी, जिनके जवाब उसे अब तक नहीं मिल पाए थे। काली किसी से कुछ बोल पाती कि तभी रज्जो अपने घर की चौखट पर आती है और एक रहस्यमयी मुस्कान देती है। आखिर रज्जो यहाँ कैसे आई? रज्जो तो यहाँ थी ही नहीं। ये सब क्या हो रहा है? कहीं रज्जो ही तो नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। रज्जो एक मामूली इंसान है, पर अगर वो एक मामूली इंसान है तो वो गायब क्यों रहती है? किशनगढ़ में फिर एक नई सुबह होती है। किशनगढ़ में नई सुबह तो थी, पर एक नए डर के साए के साथ। पिछली रात के बाद पूरे किशनगढ़ में खौफ पैदा हो चुका था। वहाँ सुबह तो हो गई थी, पर बच्चे बच्चे के मन में खौफ था। सभी पिछली रात के डर के साथ ही अपने दैनिक कामों में व्यस्त होने की कोशिश करते हैं। तो वहीं दुर्गा भी ठंडाई तैयार करके काली को पीने के लिए देती है। ये ले काली, ठंडाई बनाई है, पीकर बता तो जरा कैसी है ये ठंडाई। माँ, अब आपने बनाई है तो अच्छी ही होगी ना? अच्छी बनी है माँ, आप भी पियो ना। हाँ, पी लूंगी। पहले तू ये लोटा भर ठंडाई भाग्या बहन को दे आ, उसको भी बहुत पसंद है। अब जब ये ठंडाई बनाई ही है तो सोचा क्यों ना मैं उसको भी दे दूं। माँ, मुझे सुबह सुबह भाग्य काकी के यहाँ मत भेजो, आप ही जाकर दे आओ ना। आप जानती नहीं हो कि वहाँ पर। अरे चली जा काली, वरना वो भाग्या बहन सूंघती हुई यहाँ चली आएगी और उसके पीछे उसके 3 सपूत भी यहाँ आ जाएंगे। दुर्गा के कहने पर काली ठंडाई से भरा लोटा लिए भाग्या के घर जाती है, जहाँ नील, नितिन, मुकेश घर के बाहर ही नीम की दातुन कर रहे होते हैं। तभी वहाँ से गांव का एक आदमी अपनी भैंसों को चराने के लिए ले जा रहा था, जिसमें से उसकी एक भैंस भाग्या के घर के आगे गोबर कर देती है, जिसे देखकर नितिन गुस्से में कहता है, अरे ताता, अपनी भैंस तो तम डालो, इतने मेले दलते ताम ने 2 बार तल दिया। अरे 2 बार कहाँ, एक ही बार ही तो किया है, वो भी अभी ही किया है। अब जैसे तुम हल्के होते हो वैसे ही हमारी भैंसिया भी तो हल्की होगी ना। इसमें इतना नाराज होने वाली कौनो बात है? अले 2 बार नहीं, 2 बार। हाँ, अरे क्या बातें करने में लगे हो? दिख नहीं रहा? भैंस ने गोबर कर दिया, गोबर। काका, आपकी भैंस ने हमारे घर के आगे गोबर किया है। इनको तो कुछ दिखाई दे नहीं रहा। ये नहीं कि कुछ काका को भरी बुरी सुना दूं। अरे तो का हुई गवा, और कार्य बकलो लो। भैंस है तो गोबर ही तो करेगी ना, सोना तो निकालेगी नहीं ना। सुबह सुबह किन गोबर गणेशों से पाला पड़ गवा है। वो आदमी अपनी भैंसों को हाँकते हुए वहाँ से निकल जाता है। तभी उन तीनों को सामने खड़ी हुई काली नजर आती है, जो कि उन्हें देखकर उल्टे पांव घर भागने लगती है। कि तभी मुकेश उसे टोक कर कहता है, अरे काली, कहाँ जा रही हो? यहाँ आओ, अगर मुझसे कुछ काम था तो मुझसे कहो ना, मैं तुम्हारा काम कर दूंगा। ये लो, ठंडाई माँ ने भिजवाई है, भाग्य काकी को दे देना और मैं चलती हूँ। ठंडाई? अरे वाह, मुझे तो बहुत पसंद है ठंडाई। मन तो तल्ला है, ताली की ताली अभी पी दाऊं। नहीं, आइए, इसे ना नहीं लूंगा। ठंडाई? काली, मुझे तो ठंडाई। ताने पीने की चीजें तो तब सुनाई देती है इसको। पहला भट्ट। आलिया भट्ट? कहाँ है आलिया भट्ट? कहाँ है मेरी आलिया भट्ट? देता, अब नहीं सुनाई देला इसको। मैं लूंगा। नहीं, ये तो बस मैं ही पीऊंगा। ताली मेरे लिए लाई है। अब वो सब ठंडाई के लिए लड़ रहे थे कि तभी सजी धजी रज्जो अच्छे खासे कपड़े पहने हुए वहाँ से गुजर रही थी। काली
और उन तीनों की खींचातानी में लोटे से ठंडाई उछल कर वहाँ से जा रही रज्जो के चेहरे और कपड़ों पर गिर जाती है। तभी सभी लोटे को छोड़ देते हैं और रज्जो की तरफ देखने लगते हैं। लोटे के गिरने से जोर की आवाज आती है और उस आवाज को सुनकर भाग्या बाहर आती है, जहाँ वो रज्जो और काली के साथ अपनी तीनों बेटों को देखकर कहती है, अरे किसके बर्तन खनक रहे हैं सुबह सुबह? ये क्या हरकत है? मेरे तो सारे कपड़े ही गंदे कर दिए तुमने। काली, तुमको थोड़ा देखना तो चाहिए था ना, सारे कपड़ों का सत्यानाश कर दिया। तुम्हें पता भी है कितने महंगे कपड़े हैं ये। देखो तो कल रात के बाद भी कैसे मुझसे इस तरह बात कर रही है। ये मैंने नहीं, इन तीनों ने किया है और जो भी हुआ है वो गलती से हुआ है। हमने जानबूझकर ये सब नहीं किया। आई मेली लद्दो आ गई, मन तो तल्ला इत्ते दाल पल हाथ लदातल तंदाई ताप तल दूं। हाँ तो गलती की है, माफी मांगनी चाहिए ना, लेकिन नहीं, तुम तो मुझसे ही ऊंची आवाज में बात कर रही हो। जानती हो ना, इस गांव के सरपंच की बेटी हूँ मैं। रज्जो नाम है मेरा, रज्जो। आई दैया, इन दोनों को ऐसे लड़ते हुए देखकर लागत है जैसे हमारी दोनों बहुओं में खिटपिट हो रही हो। ओ मेरे गॉड जी, आत्मा तृप्त हो गई हमारी इनको ऐसे देखकर। बस ऐसे ही ये दोनों लड़ती झगड़ती रहे, हमरे बेटों से शादी कर ले। रज्जो, इतनी ऊंची आवाज में बात करने की क्या जरूरत है? चलो थोड़ी दूर पर मंदिर है, वहाँ मैं तुम्हारे कपड़े साफ करवाती हूँ। वही नलका है, मैं नलका चला दूंगी और तुम अपने कपड़े साफ कर लेना। मुझे तुम्हारे साथ कहीं नहीं जाना, समझी तुम? आखिर ये जाने को मना क्यों कर रही है? और उसका बर्ताव भी काफी बदला हुआ सा लग रहा है। कहीं मेरा शक, जो भी है, आज तो मैं इस रज्जो का पर्दाफाश करके ही रहूंगी। कुछ देर में काली रज्जो को लेकर मंदिर के पास पहुंच जाती है। वहाँ पर गांव वालों की भीड़ भी जमा हो जाती है और वहाँ पर सरपंच झुमरी भी आ जाते हैं। और रज्जो के प्रति काली का ऐसा बर्ताव देखकर झुमरी काली से बोलती है, अरे काली, ये क्या कर रही है तू? हमारी बेटी के साथ काहे ऐसा व्यवहार कर रही है? काकी, रज्जो के कपड़े गंदे हो गए हैं, इसलिए मैंने सोचा क्यों ना मैं रज्जो को मंदिर के पास वाले नलके पर ले जाऊं। इसी बहाने इसके कपड़े भी साफ हो जाएंगे और रज्जो मंदिर में भगवान के दर्शन भी कर लेगी। क्यों रज्जो? मुझे कोई दर्शन वर्शन नहीं करने हैं, समझी तुम? और तुम खुद को समझती क्या हो? अरे गांव के लोग तुम्हें हर चीज में पूछने क्या लगे? तुम तो खुद को इस गांव की सबसे महान लड़की समझने लगी हो। रज्जो, तुम कैसी बातें कर रही हो? और मैंने ऐसा भी क्या बोल दिया जो तुम ऐसे बोल रही हो? और मैं तुम्हारे कपड़े ही तो साफ करने को बोल रही थी। ना ही करेगी हमारी बिटिया यहाँ पर कपड़े साफ, समझी तुम? काली, तुम हमारी बिटिया से जल रही हो, काहे कि तुम ओके जैसी सुंदर नहीं हो ना। अरे तुम अपनी काली परछाई से अपनी बहन और अपने पिता को तो खा गई, अब क्या चाहती हो तुम? झुमरी की ऐसी बातें सुनकर काली के साथ दुर्गा को बहुत बुरा लगता है, पर दुर्गा झुमरी की बातों का कोई भी जवाब ना देते हुए काली को ही एक जोरदार थप्पड़ मारती है और उसको वहाँ से जाने के लिए कहती है। काली भी अब अपनी आंखों में आंसू लिए वहाँ से चली जाती है। जहाँ एक तरफ काली कई सारे सवालों से घिरी हुई थी, तो वहीं दूसरी तरफ वो लड़की उसी जगह पर खड़ी उस खोपड़ी से बातें कर रही थी। तुमने तो सच में कमाल ही कर दिया मेरे खोपड़ी। हमारे नए खेल की शुरुआत हो चुकी है। अब आएगा इस खेल का असली मजा, क्योंकि हम अब अपनी मंजिल के पहले पड़ाव पर चढ़ चुके हैं। वो दिन ज्यादा दूर नहीं जब हम अपनी मंजिल के करीब होंगे। हमें अपनी मंजिल तक पहुंचने से अब कोई नहीं रोक सकता। हाँ, तुम सही कह रहे हो। अब हमें अपनी मंजिल तक पहुंचने से कोई भी नहीं रोक सकता है। आखिर कब तक वो नकाब वाली गांव के लोगों को बचाती रहेगी? कभी न कभी तो वो हमारे हाथ लगेगी ना। अब वो ज्यादा दिन इन गांव वालों को नहीं बचा सकती। जैसे वो इस रज्जो को बचा नहीं पाई, ठीक उसी तरह वो बाकी गांव वालों को भी नहीं बचा पाएगी। रज्जो एक नई दुनिया में आ जाती है
वो दुनिया कोई और नहीं बल्कि अबोनिता की बनाई हुई मायावी दुनिया थी। रज्जो बेहोशी की हालत में अनिरुद्ध के सामने पड़ी हुई थी और सामने खड़ी थी अबोनिता। अबोनिता अब रज्जो के बगल में बैठ जाती है। रज्जो को इस तरह से देखकर अबोनिता अपने पिता से कहती है, मैं इसको यहाँ पर ले आई, अब बारी है आपके कार्य की। मैं उस गांव में जाना चाहती हूँ, क्योंकि जब तक मैं उस गांव में नहीं जाती तब तक ना तो मैं इन गांव वालों का कुछ कर पाऊंगी और ना ही इनके मन में मेरा या आपका खौफ होगा। पर इसमें बहुत खतरा है अबोनिता, इसमें तुम्हारी जान भी जा सकती है। मैं हर उस खतरे को अपनाने के लिए तैयार हूँ जो इस किशनगढ़ की बर्बादी की तरफ जाएगा। ये तुम क्या कह रही हो? मैं तुम्हें कुछ नहीं होने दे सकता। अगर तुमने मुझे जीवित किया है तो तुम्हें बचा कर रखना मेरा कर्तव्य है। मुझे अबोनिता के लिए इतना बुरा क्यों लग रहा है? आखिर मेरा इससे क्या रिश्ता है? अगर इससे मेरा रिश्ता सच में बाप बेटी वाला है तो मेरे मन में इसके लिए इतने शक क्यों है? और अगर ये मेरी बेटी नहीं है तो इसको कुछ होने ना होने से मुझे आखिर फर्क क्यों पड़ रहा है? आप किस सोच में पड़ गए? हमारे पास बहुत कम समय है, इसीलिए हमें अपने काम को अंजाम देना होगा। ठीक है, तुम यहीं रुको, मैं इस काम को करने की विधि पूरी करता हूँ। अनिरुद्ध के सामने रज्जो लेटी हुई थी। अनिरुद्ध अब अपनी आंखें बंद कर अपने दोनों हाथों को फैलाता है और उसके हाथों में से एक रोशनी निकलती है और वो रोशनी अनिरुद्ध उस अग्निकुंड में फेंक देता है और उस अग्निकुंड में से एक गुड़िया निकलती है। अनिरुद्ध अब उठकर रज्जो के पास जाता है और अपने नाखूनों द्वारा वो रज्जो के बाल को काटकर अपनी जगह पर वापस बैठता है, जिसके बाद अनिरुद्ध उस गुड़िया को पकड़कर रज्जो के बाल उस गुड़िया पर बांध देता है और जैसे ही अनिरुद्ध उस गुड़िया में रज्जो के बालों को बांधता है वैसे ही रज्जो एक लंबी सांस लेती है और दोबारा शांत हो जाती है। अनिरुद्ध अब एक बार फिर से उठता है और अबोनिता के पास जाता है, जिसके बाद अनिरुद्ध अबोनिता के हाथों को पकड़कर उसके हाथों पर छुरा मारकर उसके खून को उस गुड़िया पर डालता है। गुड़िया पर खून डालते ही अबोनिता की आत्मा उसके शरीर को छोड़ देती है और उसका शरीर जमीन पर गिर जाता है। रज्जो के शरीर में अबोनिता की आत्मा के प्रवेश करते ही रज्जो उठ जाती है और एक भयावह मुस्कान के साथ वो अनिरुद्ध से कहती है, आखिर हमारा ये काम भी पूरा हुआ। देख रहे हैं आप, आपकी बेटी ने इस शरीर पर कब्जा कर लिया है। तुमने इस शरीर पर कब्जा भले ही कर लिया अबोनिता, लेकिन याद रहे तुम इसके शरीर पर तभी हावी हो सकती हो जब सूरज डूबेगा, क्योंकि ये काली शक्तियाँ दिन के उजाले में नहीं बल्कि रात के अंधेरे में काम करती है। मैं समझ गई। रज्जो के शरीर की अबोनिता अब एक भयानक मुस्कान के साथ वहाँ से बाहर निकलती है। अब होगी इस खेल की असली शुरुआत, क्योंकि हमें जो चाहिए था वो तो हमें मिल ही गया है।